नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। देखिए, आज जवाब देना पड़ेगा। मैं बात होगी उत्तराखंड के यूसीसी बिल की जो सदन में पेश हो गया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हो चुका है और आजादी के बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य बन रहा है जहां पर यूसीसी कानून पारित होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया है बिल पेश होने के बाद कार्रवाई स्थगित हुई। विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे, संविधान की कॉपी लेकर अपने घर से बाहर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इसी ऐतिहासिक दिन के मौके पर उन्होंने कहा कि ये बड़ा गौरव का पल है। जिस दौरान में बिल को पेश किया गया, उनकी ओर से कहा गया कि ये बड़े गौरव का पल है और उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा एक बार सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया आते हैं। और अब बात आती है कि आखिरकार इस यूसीसी विधेयक में है क्या क्या, जिसको कानून बनाने के लिए अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। विधेयक पेश हो चुका है, अब इसे पारित कराया जाएगा, फिर राज्यपाल के सिग्नेचर होंगे और उसके बाद में यह कानून लागू हो जाएगा। तो जरा इसकी कॉपी को जरा समझ लीजिए कि क्या क्या इसमें क्लॉजेज हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बहुविवाह पर रोक और दूसरा बेटियों को समान अधिकार। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हर धर्म में शादी के लिए एक कानून, तलाक के लिए एक कानून। हालांकि कांग्रेस इस पर लगातार हमलावर है, लेकिन देखिए अब इस पूरे मामले की अगर बात करें तो उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक अवसर है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी यह बात कही और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये बात कह रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसमें क्या क्या क्लॉजेज हैं। तो इसके अगर क्लॉजेज की बात करते हैं, इस पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले जरा पॉलिटिकल रिएक्शन जो आए हैं और जनता का भी क्या रिएक्शन है, जरा एक बार वो जान लीजिए। अब आप देखिए कि अगर आपको चर्चा करनी है, आपको इसमें कोई सुझाव देना है, आपको कुछ जोड़ना है, तो सदन के पास आपका अधिकार है। सदन में आप उस अधिकार का प्रयोग करके दीजिए, लेकिन आप बजाय इसके कोई ना कोई इस प्रकार का वातावरण बना के केवल विरोध करना, ये कांग्रेस के एजेंडे में रहता है। केवल यही नहीं, धारा 370, राम मंदिर या यूसीसी हो या अन्य इस प्रकार का कोई जो देश के बहुसंख्यक भावना के अनुरूप कोई काम हो, हमेशा उस विरोध को लेकर कांग्रेस मुखर रहती है। तो आज भी मुखर रहना है, स्वाभाविक है, कांग्रेस का चरित्र है। तो इसलिए इसमें कांग्रेस को कोई कहने की बात नहीं है। उन्हें आज भी विरोध करना है, कल भी विरोध करना है। नागरिक संहिता जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा और हम उसके साक्षी हैं। हम उसे पास कराने का एक निमित्त बन रहे हैं। इससे बड़ा आनंद का समय नहीं हो सकता। बात की इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत 75 साल के बाद यहाँ से शुरू हो रही है। उत्तराखंड से, देवभूमि से, जिस धरती ने माँ गंगा को जन्म दिया है, उसी तरह से संवैधानिक क्षेत्र में भी एक अच्छी शुरुआत हो रही है। दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, जिनमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है। जब आप यूसीसी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम महिलाओं को इद्दत और हलाला जैसे जो अभी तक प्रावधान रहे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इस यूसीसी में क्या है, अब सबसे पहले जरा जान लीजिए कि गोवा यूसीसी जो कि आजादी से पहले लागू है और अभी तक लागू है, और उत्तराखंड यूसीसी जो अब आजादी के बाद लागू होने जा रहा है, आखिरकार दोनों में फर्क क्या क्या है। तो एक तरफ गोवा यूसीसी को जरा समझिए, पति पत्नी को स्वामित्व या अर्जित जमीन पर बराबरी का हक है। उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसमें संपत्ति महिलाओं को भी पुरुष की तरह बराबरी का अधिकार दिया गया है। दूसरा, तलाक के मामले में संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को पाने का अधिकार है गोवा यूसीसी में। सभी के विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया उत्तराखंड यूसीसी के अंदर। अब माता पिता अपने बच्चों को विरासत से बेदखल नहीं कर सकते हैं गोवा यूसीसी में। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी संभव नहीं है। सभी समुदाय की युवतियों के विवाह की उम्र समान रखी जाएगी, उत्तराखंड यूसीसी में इसका प्रावधान है। वहीं गोवा में जिन मुस्लिम पुरुषों की शादी रजिस्टर्ड है वो बहुविवाह नहीं कर सकते। मौखिक तलाक का प्रावधान नहीं है, ये गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। फिर
गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो हिंदू पुरुष पहली पत्नी से बच्चा पैदा ना होने पर दूसरा विवाह कर सकते हैं। वहीं इधर अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो अभी इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप का भी आपको डिक्लेरेशन देना होगा, यह भी बड़ा जरूरी है। फिर गोवा में चर्च में शादी करने वाले कैथोलिक को यूसीसी के तलाक से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड में जायज नाजायज संतानों का भेदभाव खत्म होगा, यानी मान लीजिए कि शादी नहीं हुई लेकिन लिव इन जो रिलेशनशिप में बच्चा पैदा हो रहा है उसका भी समान अधिकारी होगा। उत्तराखंड में बुजुर्गों की देखभाल के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। वहीं गोवा यूसीसी की बात करते हैं, अन्य समुदाय के लिए विवाह का नागरिक पंजीकरण ही प्रमाण पत्र के रूप में मंजूर किया जाएगा। तो ये अलग अलग प्रावधान यूसीसी के आप देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत करें खास मेहमानों के साथ में, और खास मेहमानों हमारे साथ में अंकित मदन शर्मा हैं जो कि नेता बीजेपी, राहुल लाल है पॉलिटिकल एनालिस्ट, और बरखत रेहान हमारे साथ में इस वक्त हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो सबसे पहले राहुल लाल जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, यूसीसी एक अच्छी पहल है, लेकिन इस अच्छी पहल के बावजूद भी विपक्ष का विरोध लगातार जारी है, आखिर क्यों? चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो मोदी जी की सरकार है, बड़ा हर चीज में दावा करती है कि एक देश एक कानून, तो फिर अगर उन्हें यूसीसी लाना था तो वो फिर तो लाए संसद के माध्यम से। आप राज्य सरकार में उत्तराखंड जैसे राज्य से आप लाके आप ढोल नगाड़ा पीटने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे स्पष्ट है कि वो कहीं भी इन जो मुद्दे उठाए जाते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के मामले, ये सब केवल दिखाने के मामले। आपकी शंका अपनी जगह पर होगी, लेकिन पहले ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छी पहल है कि नहीं? वो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर आए, इससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये अच्छी पहल है कि नहीं? देश की बेटियों को समान अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? मुस्लिम महिलाओं को हलाला या इद्दत से छुटकारा मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ। आप देखिए ना कितनी सारी विसंगतियां हैं वहां के। अगर उत्तराखंड के एसटी समूह के लोगों ने लगातार विरोध किया कि हमें नहीं चाहिए, समान नागरिक संहिता नहीं चाहिए, आपने सीधे उनको बाहर कर दिया कि ठीक है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तब तो उसी तरह से मुस्लिम समुदाय भी पूजा की मांग कर रहा है कि हमारे ऊपर लागू न किया जाए। तो एसटी समुदाय ने मांग किया, उनके मांग को आपने मान लिया। मुस्लिम तो आप अगर ये मांग करें कि सबको समाहित, अगर आप फिर ये मांग करें कि सबको इसमें समाहित कर लेना चाहिए, तो एक वैलिड रीजन नजर आता है। लेकिन आप ये बोले कि केंद्र में पहले लागू होना चाहिए, पहले संसद के पटल पर होना चाहिए, राज्य स्तर पर क्यों हो रहा है? एक अच्छी शुरुआत कहीं से भी हो रही है तो उसकी तो हमें हमेशा से उसको प्रेरित करना चाहिए ना लोगों को कि हाँ ये अच्छी पहल है, उसको समझें। जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? सबों के ऊपर लागू करना। आप किसी के ऊपर लागू करते हैं, किसी के ऊपर लागू नहीं करते, तो ये सीधा सीधा स्पष्ट मतलब है आप वो पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। इसके मूलभूत उद्देश्य की तरफ जाना आपका उद्देश्य नहीं है। ये है विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति, और इसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। अंकित मदन शर्मा इसका जवाब देंगे। अंकित मदन शर्मा इसका जवाब दीजिए। अनुच्छेद 44 का जिक्र कर रहे हैं, संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का जो उद्देश्य जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। अब भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। ये आपकी बातों का जवाब है। अब इसका जवाब अंकित मदन शर्मा से भी ले लेते हैं। आप भी जवाब दीजिए अंकित मदन शर्मा, जरा आपका स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक करके जिस तरीके से कार्य कर रही है, वो निसंदेह मैं समझता हूं कि हम सभी को उसका हर मोर्चे पे स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है तो हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। जहां तक यूसीसी की बात है तो इस पे पहले भी चर्चाएं होती रही हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को कह चुके हैं कि राज्य अपने हिसाब से, क्योंकि उनके जातीय गणना कैसे है, कैसे राज्यों की स्थितियां हैं, उस हिसाब से इसको लागू करें। तत्पश्चात उसके बाद केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, और अगर आने वाले समय में इसमें कुछ भी त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसको केंद्र सरकार सुधारने का और ठीक करने का काम करेगी। इसका सीधा सीधा जवाब ये बनता है। बरकत रेहान जी, आप किस तरह से देख रही हैं इसको? एक अच्छी पहल महिलाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि बेटियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। शादी का मामला हो, समाज का मामला हो, बच्चों के अधिकार की बात हो, शादी के लिए एक समान चाहे उम्र सीमा की बात हो, या फिर तलाक को लेकर एक अहम जो प्रयास चाहिए था, क्या आप उसको इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम मान रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय काम है, और मैं धामी साहब को और पूरे उत्तराखंड को इसकी बधाई देती हूँ। स्वागत योग्य है। इसमें हमें चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही थी, कितनी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर कोई कमी आती है तो उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड में ये आ रहा है, आप आजादी के बाद पहला ऐसा कदम उठाया जा रहा है। इसको जो अभी बोल रहे थे राहुल जी कि क्यों उत्तराखंड में ही क्यों,
तो उत्तराखंड की तर्ज में पूरे देश में धीरे धीरे इसे लागू किया जाएगा। इसमें मेरी बहनों को, खासकर मुस्लिम बहनों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पॉलीगैमी जैसी जो एक ईवल है सोसाइटी में, उससे निजात मिलेगी। डाइवोर्स में, कोई प्रॉपर्टी राइट्स में बहनों को तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा गया है इस पूरे विषय में। पति पत्नी के लिए एक कानून आए, मैं इसके लिए भी वकालत करना चाहूंगी, क्योंकि पत्नियों के लिए तो पहले से कानून है, लेकिन पतियों की कहां सुनवाई होती है ये आप सब जानते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि इसमें एक ये भी एड ऑन किया जाए, एक देश एक कानून, वन नेशन वन लॉ। बहुत ही अच्छा कदम है, वेलकम स्टेप। राहुल लाल जी बताइए क्या ऑब्जेक्शन है आपका? देखिए दो तीन ऑब्जेक्शन है। सबसे पहले तो अंकित जी ने एक चीज कहा कि भाई राज्य इसलिए लागू कर रहे हैं कि राज्यों के पास अलग अलग आंकड़े हैं, उनके पास जनगणना से संबंधित चीजें हैं। भाई जब आप इस प्रकार की चीजों को ला रहे हैं उसमें आंकड़े का क्या मतलब है? कोई आरक्षण आप थोड़ा ना दे रहे हैं। आरक्षण देने वाली कोई चीज तो है नहीं। जहां पे आरक्षण में जरूरत है वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का विरोध कर रही है, यहाँ पे कर रहे हैं आंकड़े का मामला है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, इसमें सीधे सीधे जो बड़ी आपत्तियां आ रही, आपने उत्तराखंड में जो तमाम चीजें भी हुई, क्या उस पूरे प्रकरण में जो ड्राफ्ट जो समिति बनी थी उसमें अल्पसंख्यक समूह जो विरोध कर रहा था, क्या उनके किसी मेंबर को शामिल किया गया? चलिए आपने मेंबर को शामिल नहीं भी किया, उन्होंने विरोध किया, उनके विरोध को नजरअंदाज किया। अभी क्या हुआ, कार्य मंत्रणा समिति में कांग्रेस के 2 लोग थे, उनको आप अगर कोई बहुत पवित्र चीज ला रहे हैं तो कम से कम उसके लाने की प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए। वहां पे कार्य मंत्रणा राहुल जी, बस मैं एक जस्ट फॉर माय नॉलेज ये पूछना चाह रही हूँ, राहुल जी आपकी दिक्कत क्या है कि बीजेपी लेके इसमें गलत चीज बोले नहीं, सुन लीजिए इसको। एक सेकंड राहुल लाल जी, जब हमारे देश का संविधान लिखा गया था तब क्या हर वर्ग के लोग उस संविधान निर्माताओं की पूरी फहरिस्त में शामिल थे क्या? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, अगर जो हमारा पूजा जी आप देखिएगा संविधान निर्माताओं में, जब हमारा संविधान बना था 282 सदस्य संविधान सभा थी, हर वर्ग के लोग थे, मतलब हर जाति, हर धर्म, अलग अलग समूहों को पूरा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास हुआ था। और मैं कह रहा हूँ आखिर जब आप अनुसूचित समिति का हिस्सा थे क्या उस वक्त पे? उस समिति का यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी लोगों के सुझाव मांगे गए ना, हजारों लाखों की तादाद में सुझाव पहुंचे और सुझाव के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो खाका है वो तैयार हुआ। आपको ये क्यों लग रहा है कि सबको दरकिनार कर दिया गया? ऑब्जेक्शन क्या है? वो ऑब्जेक्शन अभी तक जरा मुझे ये बताइए, बेटियों को क्या समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या बहुविवाह पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या इद्दत पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या हलाला पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या ये सब नहीं होना चाहिए? बस मैं एक बार ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ पूजा जी, क्या चाहिए? आपने आपका ऑब्जेक्शन ये है कि भरोसे में नहीं लिया जा रहा। दिक्कत क्या है? मोदी विरोध है, दिक्कत क्या असली दिक्कत है? राहुल जी बताइए, आज सबको चैनल पे बैठ के बता ही दीजिए। विपक्ष तो कुछ नहीं, विपक्ष के पास कोई बातचीत है ही नहीं। अगर विपक्ष के पास कोई बातचीत होती तो विपक्ष सामने आकर उन बातों को रखता, ना कि आपको पता ही है कि कैसे गुमराह करता रहता है विपक्ष देश को। तो विपक्ष की दुहाई मत दीजिए, आप ये बताइए, आप मोदी विरोध में राहुल लाल जी, अगर मैं आपके पास आ रही हूँ, राहुल लाल जी, मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं ये जान पाई हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो भी फैसला लेती है उसमें भरोसे में नहीं लिया जाता, लोगों को सीधा लागू कर दिया जाता है। आपका भाव यही है ना, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो? मेरे 2 भाव है, तो ये लोगों से इसके बारे में चर्चा हुई है, भरोसा कैसे नहीं है? एक सेकंड बरकत यहाँ जी, एक सेकंड राहुल जी, मैं समझ नहीं पाई, जरा क्लियरली बताइए क्या कंसर्न है आपका? मेरा कंसर्न ये है कि अगर आप कानून ला रहे हैं तो फिर आप सबके ऊपर लागू कीजिए ना, उत्तराखंड के व्यक्ति के ऊपर लागू हो, एसटी समूह का उसके अपवाद शुरुआत की जा रही है उत्तराखंड से। इसका जवाब देंगे, अंकित बदन शर्मा जी जवाब दीजिए। अगर लागू कर रहे हैं तो फिर क्यों छोड़ा जा रहा है किसी एक वर्ग को? लागू होगा सब पर लागू हो। जवाब, अगर लिविंग रिलेशनशिप को बांट दिया जाता है और अगर हम एक ऐसा कानून लाए जहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप में भी बताना पड़े कि हम लिविंग रिलेशनशिप में है, ऐसी जानकारी देनी पड़े, तो क्या गलत है? एक सेकंड बरकत रेहान जी, एक सेकंड अंकित बदन शर्मा, एक सेकंड राहुल लाल जी, बरकत रेहान जी, एक सेकंड अंकित बदन शर्मा, ये अपनी बात करते रहें ताकि ये स्क्रीन पे दिखते रहें।
नहीं, ये कह रहे हैं कि देखिए इनके दो कंसर्न है और अंकित शर्मा जी इनके कंसर्न वाजिब है। कभी स्क्रीन पे आते होंगे। एक सेकंड राहुल लाल जी, एक सेकंड राहुल लाल जी, एक सेकंड अंकित शर्मा जी, एकदम से इनको सिरे से नकार देना या फिर इनको खारिज कर देना ये तो अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र की लिए खूबसूरती यही है कि विपक्ष को भी भरोसे में लिया जाए। ये कह रहे हैं कि साहब कोई भी बड़ा फैसला आप लेते हैं तो आप किसी के साथ चर्चा करते नहीं, सीधे मसौदा तैयार करते हैं और उसको लागू कर देते हैं। तो आप पहले भरोसे में लीजिए ना। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि जब लागू हो रहा तो फिर किसी एक वर्ग को क्यों छोड़ा जा रहा है, सब पे लागू कीजिए ना। देखिए, विपक्ष को हम हर बार न्योता देते हैं कि आइए चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष इस कदर बिखरा हुआ है इस देश का और हर पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई है कि वो तमाम बुलावे ठुकराते हैं और जाकर के फिर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। इस बार बुलावा गया इस तरीके की बयानबाजी करते, बिल्कुल बुलावा गया है, बिल्कुल बुलावा गया है। विपक्ष नहीं आना चाहता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपके और दूसरी बात, जहां तक राहुल लाल जी एक बात बताइए, अभी सदन में पेश हुआ, चर्चा होगी, विपक्ष तो अपना ऑब्जेक्शन यहाँ पर भी दर्ज करा सकता है ना। राहुल लाल जी, प्रक्रिया तो ये भी है ना कि जब सदन में पेश हुआ है, जब पटल पर रखा गया है तो जाहिर तौर पर चर्चा होगी और चर्चा में विपक्ष जो चाहता है वो भी वहां पर रखा जा सकता है। विपक्ष को आना तो चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा जवाब, आपके कहने का तात्पर्य है तो इसका मतलब हम ये सोचे कि 2014 से और 2024 तक के जितने भी जनता ने मोदी जी को स्वीकारा है, तो मोदी जी जनता की नब्ज जांच करके जब वो फैसला लेते हैं। चीज हो रही हो देश में, कोई भी अच्छा कानून बन रहा हो, अच्छी बातें हो रही हो, चलिए एक बार जरा क्विक रिएक्शन देख लेते हैं विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है। एक बार जरा क्विक रिएक्शन जरा सुनिए, क्या विपक्ष के नेता क्या पक्ष रख रहे हैं अपनी बात में। और वो खुद मुस्लिम है। लोकसभा की पूर्व संध्या पर इस प्रकार के दिए गए बयान मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के लिए दिए जाते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। देखिए, हमने कहा ना, अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है, उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। Implementation of UCC, so they can implement it in BJP ruled state. It will not happen in West Bengal. देखिए, उत्तराखंड सरकार एक अलग सरकार है, उसको अपना जनमत है, बहुमत है, वो अपने कोई कानून को लाई। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश विभिन्न धर्म, जात, वर्ग और पंथ को मानने वाला देश है। किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा कार्य न करें कि किसी की भावनाएं आहत हों। तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि किसी से जनता की भावनाएं आहत हो। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए।